गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, इन द लास्ट क्लास हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज चैप्टर नंबर 9 एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने आपको कुछ एक टॉपिक्स भी पढ़ाए थे। आज हम उसको आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं, उससे कुछ आगे के टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक टुडे जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेटा ग्लोबल वार्मिंग। और ये बहुत ही सिंपल सा मीनिंग होता है इसका, आप सबको पता भी होगा सर ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग क्या होता है। जब अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो जब इंक्रीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो मैंने सिंपली बेसिक लेमन लैंग्वेज में आपको मीनिंग बताया कि सर जब अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है जब वो इंक्रीज हो जाता है तो क्या कहलाती है बेटा ग्लोबल वार्मिंग। पढ़ना देखो, इट रेफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो मैंने क्या बोला बच्चों, इट रेफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, and it is generally caused by man-made increase in the amount of greenhouse gases। और जनरली किस कारण से होता है, जब ह्यूमन बीइंग ग्रीन हाउस गैसेस का यूज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, उस कारण से होता क्या है, जो हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है और उस कारण से क्या होता है बेटा ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो जाती है। तो इट इज जनरली कॉज बाय द मैन-मेड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs like chlorofluorocarbon and methane etc. ये सारी की सारी क्या कहलाती है बेटा ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर थ्रू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन। तो मैं दोबारा से रीड करता हूं शुरू से। ग्लोबल वार्मिंग इट रेफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट इज कॉज्ड बाय द मैन मेड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस in the atmosphere through the burning of fossil fuel and atmosphere। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। अब क्वेश्चन क्या आता है, what is the effect of global warming। हमें क्या पढ़ना है बेटा, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सर ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट है, what will be the effect of global warming। देखो आपने सुना भी होगा कि सर जो पोलर आइस है वो पिघलना शुरू हो जाएगी, इससे आंधी बाढ़ वगैरह के आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एकदम सही सुना है आपने। तो पहला इन्होंने बोला इंक्रीज इन ट्रॉपिकल स्टॉर्म। सर ट्रॉपिकल स्टॉर्म मतलब बाढ़ वगैरह आने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं, तो इंक्रीज इन द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। दूसरा इफेक्ट इन्होंने बोला इंक्रीज इन द ट्रॉपिकल डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू एटसेट्रा, इससे कुछ डिजीजेस बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल डिजीज। तो मैंने बताया कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की अगर मैं बात करूं तो पहला मैंने क्या बताया आपको बेटा, इंक्रीज इन द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ ट्रॉपिकल डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू एटसेट्रा, राइज इन द सी लेवल, राइज इन द सी लेवल ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। ये पॉइंट ध्यान से देखना, राइज इन द सी लेवल, इंक्रीज इन द सी लेवल ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। तो सर ये सिंपल इफेक्ट बताए मैंने कि सर ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। सर ट्रॉपिकल स्टॉर्म बढ़ जाता है, ट्रॉपिकल डिजीजेस बढ़ते हैं लाइक मलेरिया, डेंगू, जो भी हमारा सी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। किस कारण से, ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा ग्लोबल वार्मिंग, क्या मीनिंग होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। और जनरली किस कारण से होता है, कॉज बाय मैन मेड इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेस थ्रू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फिर अपन ने पढ़ा बेटा इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो मैंने पहले आपको बताया बेटा ट्रॉपिकल स्टॉर्म बढ़ जाता है, ट्रॉपिकल डिजीज बढ़ जाते हैं, और सर जो हमारा सी लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाता है। किस कारण से बेटा, ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। एंड लास्ट इफेक्ट मैंने बताया आपको, मैनी स्पीशीज बिकम एंडेंजर्ड, मैनी स्पीशीज बिकम एंडेंजर्ड। सर कुछ एक ऐसे स्पीशीज जो ठंड में जिंदा रह सकते हैं वो एक टाइम आएगा खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सर अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर बढ़ता चला गया तो सर जो भी कोल्ड एरियाज है वो भी कोल्ड नहीं रहेंगे। उस कारण से होगा क्या सर, बहुत सारे स्पीशीज क्या हो जाएंगे बेटा, एंडेंजर्ड हो जाएंगे। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा बेटा, इंक्रीज इन द ट्रॉपिकल स्टॉर्म, इंक्रीज इन द ट्रॉपिकल डिजीजेस, इंक्रीज इन द सी लेवल ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, मैनी स्पीशीज बिकम एंडेंजर्ड। ये कुछ एक रीजंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए, तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बेटा ओजोन डिप्लीशन क्या होता है। क्या पढ़ने वाले बच्चों, ओजोन डिप्लीशन के बारे में।
तो सिंपल सा टॉपिक है, पढ़ रखा है आप लोगों ने, इसलिए मैंने इतना फोकस भी नहीं किया इस पर। सब बच्चों ने पढ़ा हुआ होता है, 8th 9th 10th SST आप लोगों के पास थी, साइंस आप लोगों के पास थी, तो ये सब चीज़ें। और ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेगा बाकी चैप्टर से, क्योंकि सर इसमें लगभग आधी से ज़्यादा चीज़ हमारी क्या आ रही है, पढ़ी हुई आ रही है। सर इसका मतलब भी आपको पता होगा। देखो मैं बताऊँ आपको, जो अपना अर्थ है ना एक लेयर से कवर होता है। क्या होता है, एक लेयर से कवर होता है, दैट इज कॉल्ड ओजोन लेयर, जो क्या करता है, जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, उससे हमें बचाता है। मतलब सूरज की डायरेक्ट रेज हम तक नहीं आती, वो ओजोन लेयर के थ्रू होते हुए हमारे तक आती है। तो क्या होता है, वो ओजोन लेयर हमें सेव करती है टू बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। लेकिन अब हो क्या रहा है, जो हमारी वो लेयर है दैट इज कॉल्ड ओजोन लेयर, धीरे धीरे वो डिप्लीट होती चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही है। दैट इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन, दैट इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन डिप्लीशन। पहले मैं बताता हूं क्या होता है। द ओजोन लेयर इज अ रीजन ऑफ अर्थ स्ट्रेटोस्फियर। मैंने क्या बोला, रीजन ऑफ अर्थ स्ट्रेटोस्फियर, दैट इज अ लेयर ऑफ एटमॉस्फियर, अ लेयर ऑफ एटमॉस्फियर दैट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। जो क्या करता है, सन की जो यूवी रेज आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन लेयर, अ रीजन इन द अर्थ एटमॉस्फियर विच एब्जॉर्ब द यूवी रेज ऑफ द सन। तो मैंने बताया आपको, द ओजोन लेयर इज अ रीजन ऑफ अर्थ स्ट्रेटोस्फियर, अ लेयर ऑफ एटमॉस्फियर विच एब्जॉर्ब्स द मोस्ट ऑफ द सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, and it contains higher concentration of ozone in relation to other parts of the atmosphere। और जो ओजोन लेयर होता है उसमें बहुत ज्यादा ओजोन होता है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फियर, एंड इट प्रोटेक्ट्स द प्लेनेट टू बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द यूवी रेज। तो ये क्या कर रहा है, हमारे प्लेनेट को सेव करता है कि वो सन से, सन की जो रेज है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। बट अब हुआ क्या, ओजोन डिप्लीशन, दैट इज वो लेयर क्या हो रही है बेटा, धीरे धीरे डिप्लीट होना शुरू हो गई। पढ़ते हैं, देखो, ओजोन डिप्लीशन रेफर्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। इसका क्या मतलब होता है बेटा, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर मैंने बताया आपको क्या होती है, वो एटमॉस्फेयर में लेयर होती है। तो ओजोन डिप्लीशन रेफर्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ CFC and bromine compounds। So due to presence of higher level of chlorofluorocarbons and bromine compounds in the atmosphere। तो इन दो कारणों से जो हमारी ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लीट होना शुरू हो गई है। तो what do you mean by ozone depletion बेटा, it simply means sir destruction of ozone layer due to higher amount of chlorofluorocarbon and bromine compounds in the एटमॉस्फियर। और जनरली बताओ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरली कहाँ यूज होती है, ये CFC कहाँ जनरली यूज होता है सर, AC, फ्रिज, इन सब में ये यूज किया जाता है एज अ कूलिंग सब्सटेंस, कूलिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। और आपने देखा होगा AC का यूज, रेफ्रिजरेटर का यूज बढ़ता चला जा रहा है, और उस कारण से हो क्या रहा है, हमारी जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लीट होती चली जा रही है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन डिप्लीशन बेटा, सर डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू हायर अमाउंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड ब्रोमाइन कंपाउंड इन द एटमॉस्फियर। और धीरे धीरे हो क्या रहा है सर, अब सर वो लेयर डिप्लीट हो रही है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। सिंपल सा इफेक्ट है सर, जो भी उससे होगा क्या, हम लोग क्या होंगे, यूवी रेस से अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो बहुत सारे डिजीजेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर अलाउ मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू कम ऑन अर्थ विच कॉजेस वेरियस प्रॉब्लम्स टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो अगर डायरेक्टली आएगी ना तो हमारे यहाँ जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, सच एज स्किन कैंसर, आई कैंसर, डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम, हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ अदर लिविंग एलिमेंट। तो बहुत सारी डिजीजेस होना शुरू हो जाएंगी। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका सर्वाइवल क्या होगा, मुश्किल होता चला जाएगा अगर ये लेयर डिप्लीट हो गई तो अपन ने दो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट पढ़े जो आप सभी के ऑलरेडी पढ़े हुए थे। बेटा क्या क्या पढ़ा अपन ने, पहले अपन ने पढ़ा बेटा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, दूसरा अपन ने पढ़ा बेटा ओजोन डिप्लीशन के बारे में। दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा सिंपल थे और आप लोगों के पहले भी पढ़े हुए थे।
देखो इस चैप्टर में बहुत सबसे आसान चैप्टर है और आई थिंक आप लोगों को इजीली आ भी रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, चैलेंजेस ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट। ये बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो हमें याद करने पड़ेंगे। इसके ये पॉइंट्स याद कर लो तो आप लिख कर आ सकते हो आराम से, बहुत आसान टॉपिक है। चैलेंजेस ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट, अब जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या क्या डिफिकल्टी फेस कर रहा है, क्या क्या चैलेंजेस उसके सामने है, वो हम पढ़ने वाले हैं। द प्रायोरिटी इश्यूज ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज। तो हम पढ़ते हैं, देखो सबसे पहला चैलेंज है वो डिफॉरेस्टेशन। देखो डिफॉरेस्टेशन का सबसे सिंपल मीनिंग है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पेड़ों को काटना क्या कहलाता है सर, डिफॉरेस्टेशन। और हमारे यहाँ पे वुड एक रिसोर्स है, उसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है और जैसे जैसे उसकी रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काटना शुरू कर रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडियन एनवायरनमेंट। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, पहला डिफॉरेस्टेशन। इट रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट और स्टैंड ट्रीज फ्रॉम द लैंड। तो क्या बताया मैंने बेटा, इसका मतलब रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट और स्टैंड ट्रीज फ्रॉम द लैंड विच इज देन कन्वर्टेड इनटू नॉन फॉरेस्ट यूज। मतलब मुझे एक फॉरेस्ट था, वो जमीन मुझे चाहिए थी, तो मैंने सारे पेड़ काट दिए, अब वो लैंड मेरी हो गई। तो सर उससे हुआ क्या, नुकसान हुआ किसको, एनवायरनमेंट को। तो डिफॉरेस्टेशन रेफर्स टू द removal of forest or stand trees from the land which is then converted into non-forest use, and one of the main priority issue of environment is deforestation। और environment की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बेटा, deforestation। अब ऐसा होता क्यों, देखो इंडस्ट्रीज इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। देखो इंडस्ट्रीज हमें चाहिए क्योंकि सर इंडस्ट्री क्या करती है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करती है गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करके। पता है आप लोगों को, अब मैं लिंक बताता हूं, देखो आपको, इंडस्ट्रीज इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट ऑन द अदर हैंड इट डिस्टर्ब द होल इकोलॉजिकल सिस्टम। बट अगर मैं इसका दूसरा पहलू देखूं तो इट डिस्टर्ब द होल इकोलॉजिकल सिस्टम। मैंने आपको क्या बताया, नो डाउट इंडस्ट्री हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करके, बट ऑन द अदर हैंड इट डिस्टर्ब द होल इकोलॉजिकल सिस्टम बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू अर्बनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ लैंड। बिकॉज सर इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, हमें अर्बनाइजेशन करना पड़ेगा और अर्बनाइजेशन से क्या होगा सर, हमें और ज्यादा लैंड चाहिए होगी और उस लैंड के लिए लोग क्या करेंगे, पेड़ों को काटना शुरू कर देंगे। तो देखो दोबारा से लिंक पढ़ना, इंडस्ट्रीज इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट ऑन द अदर हैंड इट डिस्टर्ब द होल इकोलॉजिकल सिस्टम एज industrialization leads to urbanization and urbanization requires more amount of land which ultimately leads to deforestation। और ultimately होगा क्या, deforestation होगा, क्योंकि सर अर्बनाइजेशन के लिए हमें ज्यादा जगह चाहिए होती है और उस जगह के लिए हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट को हटा देंगे, पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं। तो पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बड़ी बेटा अपन ने, डिफॉरेस्टेशन। दूसरी प्रॉब्लम आती है बेटा लैंड डिग्रेडेशन। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों, लैंड डिग्रेडेशन। पढ़ते हैं, देखो इट रेफर्स टू द डिक्रीज और डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड। जब लैंड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। मतलब जब लैंड की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो रिमूव हो जाती है, खत्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। और इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द डिक्लाइन इन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सॉइल, वाटर एंड वेजिटेशन, या फिर उसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है सॉइल की, वाटर की, वेजिटेशन की, वो खत्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। तो देखो अब सर लैंड डिग्रेडेशन होता क्यों, लैंड खराब किस किस कारणों से होती है, क्यों सर लैंड डिग्रेड होती है। तो व्हाट वेरियस फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, उससे भी लैंड खराब होती है। फॉरेस्ट फायर, लोग जंगलों को जला देते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट फायर। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, इट इज अनदर रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। क्या बोला मैंने बेटा, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। कौन सी फसल कब लगानी चाहिए, अगर आप सही टाइम से लगाओगे तो लैंड की फर्टिलिटी बनी रहती है, लेकिन अगर आपने इम्प्रॉपर तरीके से किया क्रॉप रोटेशन तो भी लैंड डिग्रेड हो सकती है। इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड इरिगेशन सिस्टम, एक बताया मैंने
इनडिटर्मिनेंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, आप एक्सेस क्वांटिटी में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज कर रहे हो, उससे भी क्या होता है बेटा, लैंड डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। तो मैंने बताया बेटा आपको इनडिटरमिनेंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, नॉन अडॉप्शन ऑफ एडुकेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जिससे आप लैंड को बचा सको, तो भी लैंड डिग्रेड हो सकती है। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब सिंपल सा होता है, जब लैंड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी खत्म हो जाती है या उसकी ओवरऑल क्वालिटी क्या होती है, डिप्लीट हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इसके बहुत सारे रीजन है, लाइक डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट और इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये सारे किसके रीजन है बच्चों, लैंड डिग्रेडेशन की। तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बेटा, चैलेंजेस ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट। तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए बेटा, कौन कौन से, पहला मैंने आपको बताया बेटा डिफॉरेस्टेशन, दूसरा बताया बेटा आपको लैंड डिग्रेडेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा सॉइल इरोजन। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है। आप लोगों को पता है कि जमीन पे लैंड है सपोज करो, और इस पे एक सॉइल होती है, पता है अगर ये सॉइल है ना, ये पूरी की पूरी उड़ जाए ना, तो क्या होगा, इस लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। पता होगा आप लोगों को, मतलब जमीन की जो ऊपर सॉइल की जो अपर लेयर होती है ना, उसमें फर्टिलिटी होती है, और आंधी तूफान आते हैं ना बहुत तेज तेज, वो क्या करते हैं, मिट्टी को उड़ा के लेके चले जाते हैं। उससे भी क्या होता है, ये सॉइल की फर्टिलिटी, लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो उसके लिए क्या होता है, पेड़ों का होना बहुत जरूरी होता है। ये जो पेड़ों की रूट्स होती है ना, वो क्या करती है, इस सॉइल को अपने साथ होल्ड करके रखती है, चाहे कितना ही आंधी तूफान आए, फिर ये सॉइल नहीं उड़ती, क्योंकि पेड़। तो देखो उन्होंने क्या बोला, सॉइल इरोजन का मतलब क्या होती है, जो सॉइल की जो अपर लेयर होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर वो उड़ जाए या रिमूव हो जाए तो क्या होगा, लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अब पढ़ते हैं, देखो बच्चों, सॉइल इरोजन, it refers to the removal of upper layer of the soil which contains the majority of nutrients। तो मैंने क्या बोला, removal of upper layer of the soil which contains the majority of nutrients and which are essential for the growth of plant, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए। and soil erosion is caused by strong winds and floods। जनरली किस कारण से होता है बेटा, strong winds and floods। and plantation of more and more trees can stop the process of soil erosion। जितने ज्यादा पेड़ आप लगाओगे ना, उतना ही soil erosion कम होगा, because tree holds the layer of soil, because tree holds the layer of soil and protect them from winds and flood, and protect them from winds and flood। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना बहुत जरूरी होता है, जिससे सॉइल की जो अपर लेयर है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स है, वो वहीं के वहीं रहे। तो अपन ने 3 चैलेंज पढ़े बेटा, कौन कौन से, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं सर, डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। और पॉइंट्स है वो अपन पढ़ते हैं, देखते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी लॉस। फोर्थ पॉइंट क्या आता है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी लॉस। पढ़ते हैं, देखो, इट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। मतलब एक वर्ल्ड के अंदर या पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी हमारे यहाँ हैबिटेट है, प्लांट और एनिमल लाइफ है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम की मैं बात करूँ ना, धीरे धीरे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स और एनिमल्स है, धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। पढ़ना, देखो, बायोडाइवर्सिटी बूस्ट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी वेयर ईच स्पीशीज वेदर स्मॉल और लार्ज प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। हमारे वर्ल्ड में जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसमें हर एक स्पीशीज का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे लार्ज हो। इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हर एक स्पीशीज का होना जरूरी है। तो बायोडाइवर्सिटी बूस्ट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी wherein each species, where small or large, plays an important role, and biodiversity loss refers to the extinction of species, plant and animal। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, धीरे धीरे सर वो स्पीशीज क्या हो रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं। एंड ऑल्सो द लोकल लॉस ऑफ द स्पीशीज इन अ सर्टेन हैबिटेट। और क्या होगा बेटा, अगर ये सारे स्पीशीज खत्म हो गए तो हमारा इकोसिस्टम भी बिगड़ जाएगा।
तो इट इज अनदर रीजन फॉर द इंडियन एनवायरमेंट, दैट इज चैलेंज फॉर द इंडियन एनवायरमेंट। देखो अपन ने 4 टॉपिक्स पढ़े, 4 ही रीजन है। क्या क्या पढ़ा है बच्चों? सर पहला पढ़ा अपन ने डिफॉरेस्टेशन। क्या पढ़ा बच्चों? डिफॉरेस्टेशन। दूसरा रीजन पढ़ा अपन ने बेटा लैंड डिग्रेडेशन। क्या पढ़ा बच्चों? लैंड डिग्रेडेशन। तीसरा अपन ने पढ़ा सर सॉइल इरोजन, और नेक्स्ट पढ़ा अपन ने बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। ये क्या थे बेटा? चैलेंजेस ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बेटा, वो आता है बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और उसका क्या मीनिंग होता है? पता है आपको, ये मैं बता चुका हूं पहले भी। पता है आज की जो प्रेजेंट जनरेशन है ना हमारी, जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं ना, पता है आपको ऐसा क्यों कहा जाता है कि बेटा सेव वाटर, सेव रिसोर्सेज? ऐसा इसलिए कहते हैं कि सर जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको भी इन रिसोर्सेज का बेनिफिट मिले, उनको भी इस रिसोर्सेज का बेनिफिट मिले। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है बेटा डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रेजेंट जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, कि आज की जो जनरेशन है उसका डेवलपमेंट हो। बट सर वो डेवलपमेंट किस तरीके से हो? वो इस तरीके से हो विदाउट हैम्परिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि सर वो डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको अफेक्ट ना पड़े। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हैम्परिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि हमारी जो आज की जनरेशन है उसका डेवलपमेंट हो नो डाउट, बट डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि जो आने वाली जनरेशन है उस पर अफेक्ट ना पड़े। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पढ़ता हूं, देखो the development of our present generation without hampering the development of future generation is known as sustainable development, and the basic motive of sustainable development is to ensure that present generation should give quality of life to the next generation। और इसका मेन मोटिव ही क्या है बेटा कि जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है वो क्या दे आने वाली जनरेशन को बेटा? क्वालिटी ऑफ लाइफ विच इज नॉट लेस देन व्हाट प्रेजेंट जनरेशन इंक्लूड्स। और वो ऐसा होना चाहिए कि जिन चीज़ों का बेनिफिट हमारी आज की जनरेशन को मिल रहा है उन सभी चीज़ों का बेनिफिट हमारी आने वाली जनरेशन को मिले। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं। एनवायरनमेंट वाला टॉपिक अपन ने कवर कर लिया है। अब हमें जो टॉपिक कवर करना है बेटा, कौन सा टॉपिक कवर करना है अपन को? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसका सिंपल सा मीनिंग बच्चों मैंने क्या बताया कि सर हमारी जो आज की जनरेशन है उसका डेवलपमेंट हो, बट डेवलपमेंट किस तरीके से हो कि सर हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इम्पैक्ट ना हो, उसको अफेक्ट ना हो। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हैम्परिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और इसका बेसिक मोटिव क्या है, बेसिक एम क्या है? सर इसका बेसिक मोटिव एक ही है कि जिन रिसोर्सेज का बेनिफिट हमारी आज की जनरेशन को मिल रहा है उन सभी रिसोर्सेज का बेनिफिट हमारी आने वाली जनरेशन को भी मिले। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहां तक का पार्ट आप लोग पढ़ना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे टॉपिक। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।